नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि व्याकरण के पहलुओं को रटने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पीसीएस की परीक्षाओं में, खास करके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस तथा अन्य पीसीएस परीक्षाओं, यहाँ तक कि आप लोअर देते हैं, आरओ की परीक्षा देते हैं, समीक्षा अधिकारी, या अन्य भी परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी में जो हायर रैंक के लिए आप देते हैं, यूडीसी वगैरह के लिए, तो वहाँ भी एक बड़ा ही गहन और अति अनिवार्य मुद्दा पूछा जाता है, कार्यालयीय हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी या पत्र आलेखन। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पत्र लेखन नहीं, पत्र आलेख, दोनों की संधि करें तो पत्रालेख या फिर पत्र प्रारूप। दोस्तों, बहुत सहज मामला है, कसम से। आपको लगता होगा कि तुम पढ़ गए हो तो बहुत सहज कह रहे हो। हाँ, यकीनन। दो तीन बातों पे जरा विचार कीजिए। प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ क्या होता होगा? सरोकार, मतलब। तो आप कहेंगे कि भाई हिंदी के तो कई मतलब हैं, साहित्य की रचना के लिए भी हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, आम बोलचाल की आवश्यकता भी हिंदी ही पूर्ति करती है, पत्राचार का भी माध्यम हिंदी है, संपर्क भाषा या राष्ट्र भाषा का रूप भी हिंदी है, राजभाषा। वो सब ठीक है दोस्तों, पर आपसे जब पूछा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी, तो सिर्फ समझिए आप, सरकार और जनता के बीच, कार्यालयों विभागों के बीच, मंत्रालयों के बीच, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच जो भाषाई प्रयोग है या जो प्रयोजन है सरकारी कार्यों को चलाने के लिए, राजकाज को चलाने के लिए, वास्तव में वही हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो बोलिए मेरे साथ, कार्यालयीय प्रयोजन से, शासकीय प्रयोजन से, राजकाज के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वही राजभाषा है और वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। दोस्तों, चूंकि भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, राजभाषा के विकास से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में अगर आपने सुना हो तो संविधान के भाग 5 में 110वें अनुच्छेद की चर्चा है, संविधान के भाग 6 में 210वें अनुच्छेद की चर्चा है और संविधान के भाग 17 में 343 से लेकर के 343 से 351वें अनुच्छेद की चर्चा है। इनमें अनुच्छेद 343 में ही इस बात का प्रावधान रहा है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष के पश्चात तक, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके 15 वर्षों तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा बनी रहेगी और उसके पश्चात यानी 1965 में यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर सकता है और अंग्रेजी का लोप यानी अंग्रेजी को हटा सकता है, परंतु वो दिन अभी तक आया नहीं। खैर, हम इन मुद्दों पे नहीं जाना चाहते। आप इतना समझिए कि राजभाषा अभी भी हिंदी और अंग्रेजी है, इसीलिए राजभाषा का अर्थ ही है सरकारी कामकाज की भाषा, राजा की भाषा, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों की भाषा, अर्थात मंत्रालयों, कार्यालयों, सरकारी आदेशों, शासनादेशों, परिपत्रों की भाषा ही राजभाषा है।
वही कार्यालयीय भाषा है, ध्यान से सुनिएगा, वही पत्राचार की भाषा है और वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। मतलब सरकारी कामकाज के लिए, पत्र व्यवहार के लिए, शासनादेश आदि सरकारी आदेश, जनता और सरकार के बीच, राज्य और केंद्र के बीच, अधिकारी और अधिकारियों के बीच जो हम पत्र व्यवहार देखते हैं, उस पत्र व्यवहार की भाषा ही कार्यालयीय हिंदी है, वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। दोस्तों, छोटी छोटी बात समझते रहिए। जब कार्यालयीय हिंदी की बात करते हैं या राज भाषा हिंदी की बात करते हैं तो वह आम बोलचाल से कट जाती है। आम बोलचाल में हम लोग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं। लेकिन जब कार्यालयीय प्रयोजन की भाषा का या राजभाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके शब्द बदल जाते हैं। उन शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। चूंकि राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, इसीलिए हमारे पारिभाषिक शब्द भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। कैसे? देखिए, परिपत्र हिंदी में, अंग्रेजी में सर्कुलर। हिंदी में अनुस्मारक, अंग्रेजी में रिमाइंडर। हिंदी में शासनादेश, अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑर्डर। हिंदी में ज्ञापन, अंग्रेजी में ऑफिस मेमोरेंडम। बात को समझिएगा। ऐसे ही संविदा, निविदा आपने सुना होगा, टेंडर सुना होगा, अरे हाँ या ना, कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी के शब्द पारिभाषिक शब्द हैं और कार्यालयीय प्रयोजन की भाषा ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि सरकारी पत्रों की भाषा ही कार्यालयीय भाषा है और वही प्रयोजन मूलक भाषा है। तो फिर हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं और क्या इसका मतलब है? याद रखिए, जब कोई अधिकारी अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को, या जब कोई सरकारी विभाग अन्य विभागों को, या जब कोई सरकार, केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों को, या कोई राज्य सरकार किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र को पत्र व्यवहार करे, तो उसका अपना एक रूप होता है। सरकारी पत्रों को रूप न कह के उन्हें प्रारूप कहते हैं। सरकारी पत्र प्रारूप, तो उसका मतलब क्या है? आप देखेंगे कि सबसे ऊपर भेजने वाले विभाग या सरकार या कार्यालय का नाम, उसके नीचे बाईं ओर पत्र क्रमांक, पत्र की संख्या दी जाती है, उसके ठीक सामने दाईं ओर दिनांक, जिस तारीख को वह पत्र जारी किया गया, उसके नीचे विषय, किस विषय पर पत्र जारी किया गया, उसके नीचे जिस अधिकारी को भेजा जा रहा है उसके लिए संबोधन सूचक शब्द जैसे सेवान, फिर पत्र का मुख्य भाग, फिर दाईं और उसके नीचे अधो हस्ताक्षरी यानी पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, उसके पदनाम आदि की चर्चा, और फिर उसके नीचे बाईं ओर आप देखेंगे पृष्ठांकन और प्रतिलिपि, इंडोर्समेंट। वह पत्र और किन किन अधिकारियों को भेजा गया, उसकी प्रतिलिपि और किन अधिकारियों को सूचना के लिए भेजी गई, उसे ही पृष्ठांकन कहते हैं, इंडोर्समेंट। दोस्तों, सरकारी पत्र एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित टेबल में लिखे जाते हैं, इसीलिए उन पत्रों को प्रारूप कहते हैं। ड्राफ्ट आपने सुना होगा, ड्राफ्टिंग। आप उस प्रारूप को छेड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। दोस्तों, आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आलेखन पढ़ते हैं, शिलालेख। वास्तव में शिलालेख नहीं है, शिला प्लस आलेख, शिलालेख। जरा समझिए, जो आदेश के लिए लेख लिखा जाए, जिसको सुरक्षित रखा जाए, जैसे मैंने सुना है अशोक ने 14 बृहत शिलालेख लिखवाए थे।
भाई रसोई में क्या बने, शांति की रक्षा कैसे की जाए, अहिंसा के लिए धम्मपद कैसे अपनाया जाए। तो जब सरकार या राजकाज के विस्तार के लिए शासकीय कोई आदेश जारी किया जाए तो उस भाषा शैली को हम लोग आलेख कहते हैं। याद रखिए, जिस प्रकार लेख और निबंध में अंतर है उसी प्रकार लेख और आलेख में। तो आदेश के लिए एक निश्चित पैटर्न पर निश्चित शब्दावलियों में, पारिभाषिक शब्दावलियों में लिखे गए पत्र को पत्र प्रारूप, उसे ही पत्र आलेख, पत्र आलेखन कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? सरकारी या कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होती है? राजभाषा से जुड़ी हुई। इनके शब्द कैसे होते हैं? पारिभाषिक शब्द होते हैं। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, क्या होती हैं ये चीजें। आप लोग अक्सर सिविल सेवा से जुड़े लोग हो, तैयारी कर रहे हो, ज्यादातर आप में से सिविल सेवक बनने जा रहे हो, मेरी दुआएं दोस्तों। जैसे ही आपकी परीक्षा के लिए कोई सूचना आती है तो आप लोग कहते हो नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द है, उसकी हिंदी है अधिसूचना। दोस्तों, 3 प्रकार की सूचनाएं गजट में प्रकाशित होती हैं। गजट 2 प्रकार के होते हैं, एक भारत का राजपत्र, गजट को हिंदी में राजपत्र, गजट ऑफ इंडिया, और एक राज्य का राजपत्र, गजट ऑफ स्टेट। 3 प्रकार की सूचनाएं। पहली सूचना राष्ट्रीय आपात से संबंधित, दूसरी सूचना या तो आप आईपीएस की बहाली को ले लें या राज्य स्तरीय सेवाएं जो हैं उनमें बहाली, तो इसे नोटिफिकेशन कहते हैं, अधिसूचना। राष्ट्रीय आपात का मामला, अधिसूचना का मामला, और तीसरा मामला संकल्प, रेजोल्यूशन। ये 3 प्रकार की सूचनाएं गजट में प्रकाशित होती हैं। कहाँ प्रकाशित होती हैं? राजपत्र में। दोस्तों, जरा समझिए अधिसूचना का क्या मतलब है। यदि किसी राजपत्रित, बिल्कुल गजट का अर्थ ही है राजपत्र, तो जिसकी नौकरी से संबंधित बहाली या सूचना, जिसके स्थानांतरण, प्रमोशन, प्रोन्नति, समझिए, या सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की चर्चा की जाए तो उसे अधिसूचना कहेंगे, और यह अधिसूचना हर हाल में गजट में प्रकाशित होती है। तो किसी राजपत्रित, जिसकी सूचना राजपत्र में प्रकाशित हो, उसी अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी कहते हैं, और उस सूचना को अधिसूचना। तो राजपत्रित अधिकारियों की वेतन वृद्धि, उनकी प्रोन्नति या पदोन्नति, उनकी सेवानिवृत्ति, उनका स्थानांतरण आदि से संबंधित जो सूचना जारी की जाए वह भी अधिसूचना है। याद रखिए, राजपत्र पर 2 ही बड़े लोगों के हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, यानी 2 लोगों के आदेश से राजपत्र जारी होंगे। भारत का राजपत्र है तो राष्ट्रपति के आदेश से, और राज्य का राजपत्र है तो राज्यपाल के आदेश से। तो ऐसी सूचनाएं अधिसूचना कहलाती हैं। दोस्तों, अनुस्मारक को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। जब कोई कार्यालय किसी सरकारी पत्र का जवाब न दे, या किसी विभाग को, कार्यालय को, किसी मंत्रालय को कोई पत्र भेजा गया हो और उस पत्र का ना तो जवाब आया हो, ना उस पर कार्रवाई की गई हो, और ना ही समस्याओं का जायजा लिया गया हो, यानी मामला दबा कर रख दिया गया हो, तो फिर से पुरानी चिट्ठी को, पुराने पत्र को याद दिलाते हुए, मामले को याद दिलाते हुए फिर से पत्र लिखने को रिमाइंडर या अनुस्मारक कहते हैं। पहला अनुस्मारक ठीक 1.5 महीने बाद लिखा जाता है,
उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आप चाहें तो महीने भर बाद या 15 दिन में भी लिख सकते हैं। यानी अनुस्मारक किसी भेजे गए पत्र पर जब कार्रवाई न हो, ना तो उस पर एक्नॉलेजमेंट भेजा गया हो, ना उस पर कोई सूचना भेजी गई हो, ना कार्रवाई की गई हो, तो फिर से प्रेषक जब पत्र भेजता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। दोस्तों, परिपत्र, देखिए परि मतलब चारों ओर, सर्कुलर। नायक मूवी आपने देखी होगी। एक दिन का सीएम 54,000 भ्रष्ट अधिकारियों को जब सस्पेंशन लेटर जारी करेगा तो कैसे जारी करेगा? एक ही सिग्नेचर से एक ही साथ एक ही पत्र की लगभग 54,000 कॉपी कई अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। यानी सूचना एक हो, किसी सूचना से संबंधित कई मंत्रालय, कई विभागों, कई अधिकारियों को जब एक ही पत्र भेजा जाए तो उसे परिपत्र। एक ही सूचना से संबंधित कई विभागों, कई अधिकारियों, कई मंत्रालयों को जब पत्र भेजा जाए तो उसे परिपत्र, सर्कुलर। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों, कार्यालयीय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम क्या है? जब एक कार्यालय किसी दूसरे कार्यालय से परामर्श मांगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करे तो उसे कार्यालयीय ज्ञापन कहते हैं। सूचना का आदान प्रदान। दोस्तों, इन सब में चर्चित है अर्ध सरकारी पत्र, जिसे डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। याद रखिए, बाकी सभी पत्रों को शासकीय पत्र कहते हैं और अर्ध सरकारी पत्र को अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी। क्या अंतर है? अर्ध सरकारी पत्र में एक अधिकारी, मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, एक अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ, एक शीर्षस्थ अधिकारी अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ अधिकारी को पत्र लिखता है। पत्र सरकारी होता है लेकिन उसकी शैली व्यक्तिगत होती है। आप इसमें लिख सकते हैं प्रिय, आदरणीय। अन्य सरकारी पत्रों में प्रिय और आदरणीय नहीं लिख सकते, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में प्रिय, आदरणीय आप नाम से भी संबोधन कर सकते हैं। तो जब कोई अधिकारी अपने समान या अपने अधीनस्थ, अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी सरकारी पत्र को लिखे लेकिन उसकी शैली व्यक्तिगत हो, आत्मीय शैली हो, तो ऐसे पत्र को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से अधिकारी को या तो किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है या उसे डांट फटकार भी लगा सकता है, या फिर किसी कार्य में यदि कोई बाधा है तो कार्य में प्रगति लाने के लिए उसका साहस भी बढ़ा सकता है। तो अर्ध सरकारी पत्र अधिकारी के द्वारा अधिकारी को लिखा जाता है, जबकि सरकारी पत्र अधिकारी के द्वारा कार्यालयों को, कार्यालय के द्वारा अधिकारियों को। यानी सरकारी पत्रों में बाउंडेशन नहीं होता, जबकि अर्ध सरकारी पत्र हमेशा एक व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति कैसा? सरकारी, अधिकारी व्यक्ति, अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आ रही हो। आज आप लोग प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयीय प्रयोग से राजकाज के लिए जो हिंदी प्रयोग की जाए उसे प्रयोजन मूलक हिंदी, इसलिए उसकी भाषा राजभाषा, इसलिए उसके शब्द पारिभाषिक शब्द, उनकी एक निश्चित शैली होती है, उनमें एक निश्चित शब्द होते हैं, इसीलिए उन्हें पत्र प्रारूप या पत्र आलेख कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछ बातें समझ में आई होंगी। इसको और विस्तार से अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।